अच्छा दोस्तों, इस सेट में आपने ये तो देख ही लिया होगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और कितने इम्पोर्टेंट भी हैं। एक क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान है और कुछ क्वेश्चन कठिन है। तो इस सेट के हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये। अच्छा, इनमें से ऐसा भी होता है कभी कभी जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो वहां पर आपको जरूर थोड़ी नहीं है कि कोई आंसर बता ही देगा। तो आप लोग इसका आंसर स्वयं चेक कर सकते हैं। ऐसी भी क्वालिटी आप लोगों के पास होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आंसर दिए होते हैं, जैसे प्रूव करने वाला इसमें आंसर दिया गया है तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग वहां पर अगर आंसर आपको मिल जाए तो एक श्योर हो जाते हैं कि नहीं, हमने ये क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रोचक वीडियो को। और इसमें से कुछ समझते हैं और कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई/4। आंसर तो दिया है ना इसमें। तो आप लोग इसमें से कोई विशेष ज़्यादा कुछ नहीं है हमें उखाड़ना है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। ये इसका फार्मूला होता है और यही फार्मूले का यूज किया गया है। पहले आप लोग यहाँ पर इसमें लेंगे तो ये जो टेन इनवर्स 1/5 है इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। टेन इनवर्स 1/7, तो देखिए टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 x प्लस वाई होता है अपॉन 1 - X इंटू वाई। इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद फिर जब इसमें अलग आप लोगों को ये फार्मूला अप्लाई करना होगा और इसमें से अलग ये फार्मूला अप्लाई करना है। यानी इसमें x 1/3 होगा और y 1/8 होगा। तो टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, जैसे यहाँ x प्लस वाई होता है, और 1 - 1/3 प्लस 1/8। इस प्रकार से ये आप लोगों को जाए। अब आपको देखिए जरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी वे में बताते हैं हम, ये तो हमारी क्वालिटी ही है। तो कह रहे हैं देखिए इसका मल्टीप्लाई आप लोग एलसीएम लीजिए। 5 है और 7 है, इनका मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब इसके बाद आप इसका सीधे यहाँ प्रोडक्ट करिए 7 और इसका यहाँ करिए तो 5, 7 + 5। नीचे आप लोग को 7 बना 35, 35 हो जाएगा, ऊपर 1/35 आएगा। तो इसमें से हम लोग 35 - 1 और इसमें घटा देंगे तो 34 सीधे यहाँ पर लिख देते हैं। 7 × 5 कितना हो गया, 12 हो जाएगा। अब 35 - 1 34 बनेगा और ये 35 से 35 कट जाएगा। यही प्रोसेस आप यहाँ भी कर सकते हैं। 8 एकम 8, 3 11 बचेगा, देखिए 11 आ जाएगा। और उसके बाद 8 3 24, 24 में से अगर एक घटाएंगे हम लोग तो बचेगा 23, और बाकी का जो ये 24 और 24 है ये कट जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग फिर से इसमें यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, ये कटना है, थोड़ा सा कैंसिल कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे तो 2 छंग 12 और 17 दूनी 34, यानी ये आ जाएगा। अब इसमें फिर टेन इनवर्स ये x है और ये y है, तो इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर से, तो जाएगा टेन इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 और इस प्रकार से। तो 1 माइनस आ जाएगा 6/17 इंटू 11/23। तो 23 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो 138 आएगा। 17 गुणा 11 से कराएंगे तो 187 आएगा। 23 का गुणा 17 से होगा तो 391 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर जो है 23 17 का मल्टीप्लाई कराएंगे 391, और 391 में से अगर आप लोग 66 को घटाते हो, सॉरी 391 है, 391 में से अगर हम लोग 66 को घटाते हैं तो देखिए जरा आपको पता है कि कितना आ जाएगा। 391 माइनस 66, तो ये बन जाएगा आप लोगों को ये 325 आएगा, क्योंकि 391 और 391 कट जाएगा। और 168 में 138 में सॉरी 187 अगर जोड़ते हो तो ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। 325 325 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको टेन इनवर्स 1। तो बिल्कुल सिंपल है। टेन इनवर्स 1 अगर आप लोग वैल्यू देखेंगे तो टेन इनवर्स पाई/4 की होती है। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा पाई/4, यही है राइट हैंड साइड। तो ये कितना सिंपल सवाल आया है, 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ऐसे सवाल अक्सर पूछता है, हर सेट में मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का लुक देखते हैं। ओह,
ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है बिना प्रसार के सिद्ध कीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे करते क्या है कि यहाँ पर जो है इसको सीधे प्रसार को वरीयता ज्यादा देते हैं, लेकिन हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि प्रॉपर्टी का वरीयता दीजिए, क्योंकि कभी कभी आप लोगों से कही देता है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है बिना प्रसार के इसे सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, सी स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी बराबर 0 है। तब आप लोग इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो आपने देख लिया क्या है। अब होता क्या है कि कभी कभी आप लोगों को कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो ये आसान हो जाता है, वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इसमें से देखिए जरा, सबसे पहले आप लोग ये ए बी सी और ए बी सी, इसका हम लोग मल्टीप्लाई और क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो ये जो ए है फर्स्ट वाला ये है, तो इस कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा। देखिए यहाँ पर हो रहा है, मतलब इसमें हमने क्या किया है, ए बी सी अपॉन ए बी सी। तो जो इसमें नीचे वाला ए बी सी है तो 1 अपॉन ए बी सी ये रह जाएगा, और इसमें से इस ए का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम में इसमें हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए बी प्लस सी है, यही मिला कि नहीं। अब इसके बाद बी का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में होगा, सेकंड वाले में, सॉरी रो में, सेकंड वाली पंक्ति में, कॉलम बोलते हैं रो है। तो इसमें से करेंगे तो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी है, यानी ए बी सी फिर से आ जाएगा। उसके बाद बी सी प्लस ए बी ये मिल जाएगा। सी जो बचा हुआ है इसको आप लोग इस वाले रो में करेंगे, थर्ड रो में। तो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी, और इसमें हो जाएगा सी ए प्लस बी सी, आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब देखिए जरा, इसमें से 1 अपॉन जो ए बी सी है आपके पास, ये तो है ही है, तो इसमें से ये जो हमने मल्टीप्लाई करके समझाया जिसको हटा देते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के पास ये दिया गया, देखिए अब ए बी सी ए बी सी ए बी सी यहाँ से कॉमन निकल सकता है इस वाले कॉलम से, ठीक है ना, और यहाँ से कंप्लीट निकल जाएगा। तो ए बी सी निकलेगा तो सोचो जरा क्या बचेगा, बी सी बचेगा। इसमें से ए बी सी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सी ए बचेगा। ए बी सी इसमें से निकल जाएगा तो ए बचेगा, और एक ए बी सी यहाँ से जा रहा है। अर्थात आपको मालूम है कि अगर डिटर्मिनेंट है तो उसमें से एक कॉलम या एक रो से हम लोग किसी भी संख्या का कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 1 1। अब आप लोग ऐसा करते हैं कि देखिए अब आपके पास ऑप्शन है C1 चेंजिंग टू C1 प्लस C3, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमने किया है C3 चेंजिंग टू C3 प्लस C1। उसका कारण बता दें आपको कि इसमें से अगर इसको ऐड करेंगे तो हम लोगों को ये चीज़, भाई देखो अगर इसमें इसको ऐड करते तो इसमें ए बी प्लस सी ए यहाँ लिखना पड़ता है, लेकिन अगर इसको फर्स्ट वाले कॉलम को अगर इसमें ऐड करेंगे तो आपको ये सिंपल वाला लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत चल जाता है। तो यहाँ से हम लोग करते क्या है, देखो इसको ऐड कर दिया गया है C3 में से। तो देखो ए बी प्लस सी ए पहले से था, बी सी जुड़ जाएगा, तो ए बी सी ए पहले से था, बी सी ए आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बताइए जरा यही रोल सबका होगा या नहीं होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि इसमें से एक कॉलम निकल जाएगा, उतने समय में यहाँ एक ए बी सी से एक ए बी सी कट जाएगा, केवल ए बी सी बचेगा। तो फाइनली इस कॉलम से आप लोग जो है बाहर निकाल सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ बचेगा बी सी सी ए बी 1 1 1 1 1 1। तो अब आप बताइए जरा, अगर किसी डिटर्मिनेंट की सारणिक की दो कॉलम या दो पंक्तियां सर्वसम है तो उस सारणिक का मान 0 होता है। ये चीज आप लोग लिख करके डायरेक्ट कर देंगे 0। इसके बाद नेक्स्ट, ओ ये क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाता है तो आप लोगों को ये घुमा जरूर देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर जो प्रॉपर्टी आप लोग प्रगुण वाले चैप्टर में पढ़ते हो, और आप लोगों का दिमाग वहाँ पर ऐसा काम करेगा कि इसमें हम लोग कोई प्रगुण अप्लाई करें। तो प्रगुण अप्लाई करने में आप 10-5 मिनट का समय गंवा देंगे, और उतने समय में ये क्वेश्चन हो भी सकता है। इसलिए बड़ा फ्रैंक माइंड होकर के वहाँ पर बैठिएगा बिना किसी बर्डन के। तो कह रहा है इंटीग्रल पाई बाई 4 से पाई बाई 2 cos 2x log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। आपको बता दें ये वाला जो फंक्शन है और ये फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। देखिए क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज ये वैसे रहेगा, सेकंड का समाकलन cos 2x का समाकलन करेंगे तो sin 2x अपॉन 2, इसमें से लिमिट लगा देंगे पाई बाई 4 से पाई बाई 2 माइनस, फिर होता है फर्स्ट वाले फंक्शन का अवकलन। तो देखिए फर्स्ट वाला फंक्शन ये है, उसमें अवकलन कर दिया, और इसके बाद होता है सेकंड वाले फंक्शन का समाकलन। ये सेकंड वाले फंक्शन का समाकलन हो, इसके बाद फिर पूरे का समाकलन, और इसी समाकलन पर लिमिट लगाई जाती है। अब इसके बाद जो है आप लोग जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अपर लिमिट पहले अप्लाई करते हैं। देखो लॉग साइन पहले यहाँ x की जगह आएगा पाई बाई 2,
तो ये 1/2 हमने ये वाला 2 निकाल लिया है, ये 2 बाहर निकाल लिया ताकि ये डिस्टर्ब ना करे बार बार। तो ये जो है 1/2 यहाँ रखेंगे तो log साइन π/2 इंटू साइन, और यहाँ फिर से π/2 रखेंगे तो 2 इंटू π/2 ये आ जाएगा। माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो log साइन π/4 और इंटू साइन 2, और इस x की जगह भी π/4 ये आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस, यहाँ पर हम इसका काम करते हैं अवकलन का, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। अब देखिए लॉग है उसके बाद साइन एक्स है, तो ये 1 साइन एक्स पहले आएगा क्योंकि लॉग एक्स मान के इसको करेंगे, फिर साइन एक्स का दोबारा चेन रूल से होगा तो आप लोग इसको कर देंगे कॉस एक्स। कॉस एक्स 2x का समाकलन दोबारा से होगा तो साइन 2x/2, और आप लोग आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें से जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए साइन π/2 है तो 1/2 तो बाहर किया था, बता दिया गया आपको, और log साइन π/2। तो यहाँ पर आप लोग जरा ये बताइए कि अगर log है उसके अंदर साइन π/2 आ रहा है तो साइन 90 का मान कितना होता है, log 1, और log 1 किसी भी बेस पर 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कंप्लीट 0। वैसे भी आप देखें तो ये वाला जो साइन 2π/2 है तो आप जानते हैं कि साइन 2π/2 और इससे 2 से 2 अगर कैंसिल कर देंगे तो साइन पाई, और आपको ये भी पता है कि इसकी वैल्यू भी 0 होती है। याद रख लीजिएगा बच्चों की साइन एन पाई, एन का मान पूर्णांक है अर्थात 1 2 3 4 ले सकते हैं, तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, ये सब 0 होते हैं, साइन एन पाई 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा कंप्लीट। ये वाला पहला वाला जो पार्ट है इतना पार्ट 0 हो रहा है। माइनस लॉग साइन π/4, तो साइन π/4 का √2, और ध्यान रहे इंटू साइन 2π/4, 2 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, और साइन π/2 बनेगा, साइन 90 का मान 1 होता है। ध्यान रहे इतना इसके बाहर है, ये इंटू में नहीं। अब आगे क्या होता है बेटा, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि साइन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ऐसे लिख दिया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हमने फार्मूला ओपन कर दिया भाई। एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं साइन 2x का, साइन 2a बराबर ये हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो 2 साइन इंटू कॉस ए इसका फार्मूला है, तो ये ओपन हो गया, और 2 से 2 देखिए यहाँ कट जाएगा, एक साइन एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। अच्छा यहाँ पर हमने एक काम और किया है कि जैसे अंडर रूट जो आप लोग देख रहे हैं ना 1/√2 है, तो इस 1/√2 में थोड़ा सा हम लोगों ने परिवर्तन किया है। कैसे, आपको मालूम है कि 1/√2 है, तो √2 का मतलब हो जाता है 1/2 की पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1/2, तो देखिए यही कर दिया है, तो हो जाएगा log 2 की पावर -1/2 ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ तो आपको पता है कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा। अब आप लोग करते क्या है कि ये जो 1/2 अधिक है log m की पावर n, फार्मूला होता है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, तो ये फार्मूला आप लोग निकालें, जैसे ही बाहर करेंगे तो ये 1/2 है, और ये 1/2 log 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक आप लोगों को एक तरीका बताते हैं, कभी भी इंटीग्रेशन में अगर आप लोगों को या तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाए dx, या कॉस स्क्वायर एक्स dx आ जाए, इनके समाकलन जो cos 2x के फार्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x -1, एक 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से वैल्यू निकाल करके हमेशा रखा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग जो है रख देंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकाला जाए cos स्क्वायर एक्स का मान, देखिए जरा cos स्क्वायर एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x/2, इतना आ जाएगा। अब ये सिंपल हो गया 1/2, 1 का समाकलन हो जाएगा भैया x, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, और ये है π/4। अब लिमिट लगानी रहेगा, ये कुछ नहीं बचा है, तो इसमें से कह रहा है 1/4 log 2, ये तो सेट हो गया है 1/2। पहले हम लोग ये अपर लिमिट π/2 अप्लाई करते हैं, तो x की जगह रखेंगे तो π/2 प्लस, और आपको बता दें कि साइन π/2 2 पाई, देखो 2 और इंटू π/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन पाई, जो 1/2 ये पहले है, और उसके बाद इंटू 0 माइनस लोअर लिमिट पे हो जाएगा π/4 प्लस, और साइन और इसके बाद है 2, और इसके बाद π/4 रखोगे तो π/2 बचेगा, साइन π/2 इसका मान 1 होता है, ये 1 रख दिया, और 1/2 ये वाला है, ठीक है ना। तो अब इसको फाइनली आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और समझा देते हैं, जब इतना ही बताया है तो 1/2 ये आ जाएगा, π/2 ये है, ये तो 0 हो गया कंप्लीट,
माइनस का पाई बाई 4, फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब इनको दोनों को अगर सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के तो आएगा पाई बाई 4 करके देखिएगा, माइनस 1/2। अब 1/2 माइनस का इसका मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर तो 1/4 log 2 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 8 और प्लस 1/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसमें से कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अच्छा, इसमें से हम लोग जो फार्मूला याद करते हैं दो रेखाओं के बीच की दूरी वाला, उसमें से हम हमेशा ध्यान ये रखते हैं कि a2 माइनस a1 और क्रॉस डॉट b1 क्रॉस b2 और उसके बाद होता है अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये तो तब के लिए होता है जब दोनों रेखाएं समांतर नहीं होती हैं और विषम तली होती हैं, अर्थात अलग अलग समतल पर होती हैं। अगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो इसमें से वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट ये हो जाएगा वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b। ये एक समतल पर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को बताता है। यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि पहचानेंगे कैसे। अब आप लोगों के सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये पहचानेंगे कैसे कि वो ये वाला लगेगा या फिर ये वाला लगेगा। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि r डॉट r बराबर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b होगा और उसके बाद r बराबर a2 प्लस लैम्डा या म्यू या n कुछ भी होगा, ये भी वेक्टर b ही होगा। मतलब लैम्डा के बाद जो गुणांक होते ये आई जे के में जो टर्म लिखे होंगे, वेक्टर लिखे होंगे, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। और अगर कभी कभी एक ही जैसे दिखते नहीं है तो भी आप लोग उनको एक जैसे बना सकते हो। जैसे इस सवाल में दिया गया है रेखाओं के सदिश समीकरण है वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर r इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग दोनों को लिख लें, पहले एक तो ये हो गया लैम्डा है, दूसरा ये म्यू वाला लिखा, दूसरी सरल लिखा ये लिखा। अब यहाँ से देखिए दो का कॉमन निकाल सकते हो, दो का कॉमन जैसे निकालेंगे तो ये 2 म्यू हो जाएगा, बाकी वैसे ही लिखा है ऊपर और नीचे, तो 2 म्यू आ जाएगा। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और पहले में भी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इस सवाल में यही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसमें से अब फार्मूला चेंज हो जाएगा, अब आपको ये नहीं लगाना है, अब आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना वही करेंगे a1 b, इससे कर देंगे तो a1 का मान निकल आएगा और b का मान निकल आएगा। अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ पर ना रहे, इसको ये भी देखो, म्यू अगर एक कोई स्केलर होता है, स्केलर माने अदिश होता है, तो 2 म्यू भी स्केलर होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप 2 म्यू बराबर n भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप लोग इसकी कंपेयरिंग कर देंगे a2 प्लस n वेक्टर b से, तो a2 का मान भी आप लोगों को ये वाला मिल जाएगा। अब आप लोग जो है a2 माइनस a1 भाई फार्मूले में यूज होना है, ये फार्मूला जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो a2 माइनस a1 आप लोग यहाँ पहले ही निकाल लिया करिए। तो a2 है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस a1 की वैल्यू आपको दे रहा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। 2i कैप में से i कैप घटाएंगे तो i कैप आएगा, 4j कैप में से 2i कैप तो 2i कैप बचेगा, 5k कैप में से 3k कैप अगर घटाएंगे तो 2k कैप बचेगा। अब इसके बाद वेक्टर b जो आप लोगों ने निकाला है, दोनों से वही सेम आएगा वेक्टर b, तो आप लोग वहाँ से वेक्टर b का मॉड भी निकाल लेंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग जो है मॉड निकालते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और उसके बाद है 4 का स्क्वायर अर्थात 16 हो जाएगा। तो 16 4 20 9 29, तो अंडर रूट 29 ही आ जाएगा। अब दो समांतर रेखाएं हैं आपके पास, तो इनके बीच की दूरी के लिए ये फार्मूला लगा दिया जाएगा। दो समांतर रेखाओं r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b व r बराबर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b के बीच की दूरी के लिए फार्मूला है। चाहे तो आप होल मॉड भी लगा सकते हैं, तो अगर नेगेटिव का केस अगर आता है तो बाद में मॉड लगा करके दूरी को लिखा जाएगा। बाकी इसका सॉल्व कर देंगे आप लोग, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये a2 माइनस a1 है जो आपने निकाला है, और ये है वेक्टर b। तो देखिए जरा आई कैप का आई कैप के साथ होगा तो केवल 2 आएगा,
और 2j कैप है, 3k कैप है तो केवल 6 आएगा, और 2k कैप प्लस 4k कैप तो 4 दूनी 8 आएगा, और 8 और 2 10 6 16/29 मात्रक आएगा। सकता है इसका आंसर गड़बड़ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है बच्चों, कह रहा है अंगा, ये क्वेश्चन जैसे किसी सेट में दिखाई देता है और किसी सेट में दिखाई नहीं देता है। तो कह रहा है कि एक घन का आयतन 7 घन सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि घन का आयतन बढ़ रहा है, ठीक है ना। आयतन कब बढ़ेगा? जब उसकी भुजा बढ़ेगी। मतलब ये इस प्रकार से जो है देखा जाए तो इसकी भुजा बढ़ा के दिखा रहा है। जैसे ये है, पहले इतना है अब इतना हो गया, तो ये इस तरह से जो है ये घट बढ़ रहा है। मतलब ये घन है, ऐसे ऐसे घट बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये बढ़ने के बारे में बोल रहा है। तो एक घन का जो आयतन है वो कैसे आयतन बढ़ रहा है। तो आयतन चूंकि भुजा पर डिपेंड होता है, इसलिए भुजा अगर बढ़ेगी तभी तो ये होगा। देखिए भुजा बढ़ रही है तो इसका आयतन भी बढ़ेगा। आयतन का मतलब आप लोग ये समझिए, जो इसके अंदर हवा है वो है। तो पहले इतना था ये, अब उसके बाद ये इतना हो गया, तो ये जो है इसका आयतन बढ़ गया। इसके अंदर हवा की मात्रा भी तो बढ़ जाएगी, अब पानी भरा हुआ तो वो भी बढ़ जाएगा। तो आयतन इस प्रकार से बदल रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि आयतन कैसे बदल रहा है। 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बदल रहा है इसका आयतन, ठीक है ना। तो आगे बोल रहा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, मतलब इस भुजा का, सॉरी इस फलक का, इस फलक का, सभी फलक का जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। तो एक चीज बता दें यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए हम इसकी परिवर्तनशील भुजा मान लेंगे, माना कि x है, परिवर्तनशील भुजा ये x है और ये बढ़ रही है, तो ये बढ़ेगी तभी तो सब कुछ बढ़ेगा। और ये समय के अनुसार बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो समय के अनुसार कैसे, कि जैसे समय बढ़ रहा है वैसे x भी बढ़ रहा है। तो मतलब इसका ये हुआ कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। याद रखिएगा, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी भुजा जो है समय का एक फलन हो गया, क्योंकि समय के अनुसार ही तो ये चेंज हो रहा है। अब इसके बाद आयतन के लिए अगर देखा जाए तो भुजा क्यूब होता है फार्मूला, और वक्र पृष्ठ के लिए देखा जाए तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर। तो अब बताइए जरा, आयतन कैसे बदलेगा? जब उसकी भुजा बदलेगी। तो आयतन इज अ फंक्शन, दूसरा फंक्शन है जी एक्स। देखिए आयतन फंक्शन है एक्स का, क्योंकि एक्स के बदलने से ही आयतन बदलेगा। अब उसको आयतन को समय से क्या लेना देना, लेकिन अगर x बदल रहा है तो ये बदल जाए, लेकिन x बदल रहा है समय के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है t का फलन है, v जो है x का फलन है, तो यहाँ v कहीं ना कहीं फंक्शन हो जाएगा t का, v भी t का फलन है। तो वही चीज आपको दे रहा है कि इसका जो आयतन है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये देखिए जरा, घन का आयतन हम लोगों ने मान लिया है v और परिवर्तनशील भुजा मान लिया है x, तो घन सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो आपको पता है कि इसको d dt ऑफ v करके लिखा जाएगा, आयतन में परिवर्तन को d dt ऑफ v। समय के अनुसार समझा दिया कि समय का फलन कैसे, 7 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो घन का आयतन है v बराबर फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि होता ही है, देखो आपको निकालना है कि इसका पृष्ठ किस दर से बदल रहा है। तो आपको हम लास्ट में निकालते हैं। देखो जैसे हमने निकाला इसका संपूर्ण पृष्ठ s है, अगर ले लिया तो s बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा आपने अगर x लिया है तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब इसको t के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि s जो है x पर डिपेंड करता है, x t पर है, तो t के फलन दोनों होंगे। तो s का t के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा डी डी टी ऑफ एस इज इक्वल टू 6x का है, लेकिन ध्यान रहे t के सापेक्ष हो रहा है। जैसे मान लीजिए y स्क्वायर का अगर x के सापेक्ष करते हो तो पहले होता है 2y और फिर इसके बाद डी डी एक्स ऑफ y होता है। यहाँ t के सापेक्ष हो रहा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर है तो 12x, और x का फिर से होगा t के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा। अब वैसे तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ टी या डी डी टी ऑफ एक्स, यानी डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो फिर यहाँ से फेल कर देगा। तब हम ऊपर जो है क्वेश्चन स्टार्टिंग में अब जाएंगे कि आयतन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और आयतन का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू, देखिए एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इनटू एक्स का फिर से वही हिसाब से किया जाएगा। आयतन किस दर से बदल रहा है वो आप लोग जो है वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। और एक चीज और है, तो सवाल में अगर आप लोग ठीक से देखें तो इसमें से बोल रहा है
जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आप लोग 12 सेंटीमीटर पर निकाल लें, अगर नहीं भी निकालेंगे यहाँ पर तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, एक्स में आ जाएगा, लास्ट में रख देंगे 12। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर। तो देखिए जरा, ये जो है 7 इसका वैल्यू था डी डी टी ऑफ वी का, आपने स्टार्टिंग में लिखा था कि डी डी टी ऑफ वी बराबर है, ये जो है ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस पर रख दिया गया है 7 और बराबर ये हो जाएगा 3 और x जो 12 है वो रख दिया डी डी टी। अब इसके बाद जो है देखिए 7/3 ये आ जाएगा और ये मतलब ये पूरी चीज़ जो है कहाँ पर रहेगी, इसके अपॉन में आ जाएगी, 7/3 इंटू 12 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इसकी भुजा बदल रही है। यही आपको मतलब भुजा में बदलाव चाहिए तब वक्र पृष्ठ में निकाल सकते हो, संपूर्ण पृष्ठ में। तो अब आप लोग यहाँ पर जो अवकलन करके रख चुके थे तो यहाँ पर आप लोग निकाल लेंगे, x बराबर 12 रख देंगे इसमें भी, तो 12 इंटू एक्स की जगह 12 आ जाएगा और ये वैल्यू जो आप ऊपर निकाले हो 7/3 इंटू 12 का स्क्वायर दिया जाएगा, 12 का स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर आएगा सिंपल सा 7/3 घन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। मात्रक जरूर लिखिएगा अन्यथा आप 1 मार्क्स खो सकते हैं। वैसे ये 2 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये वाला जो है 5 मार्क्स में दिया गया है। 5 मार्क्स में बन इसलिए गया है क्योंकि देखो आयतन में परिवर्तन दे करके संपूर्ण पृष्ठ में दे रहा था, तो आयतन में परिवर्तन से आपने भुजा में परिवर्तन पहले निकाला है, बाद में संपूर्ण पृष्ठ में आया। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लंबे होते। अवकलन का सवाल है ये और इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कई बार पूछा गया है और इसको साधारण आप लोग वैसे नहीं कर सकते हो, फंस जाएगा बीच में। तो इसमें से कह रहा है कि अगर x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर दिस रिजल्ट -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके लिए सिंपली आप लोगों को पहले क्वेश्चन नोट करना है, दिया है, उसके बाद आपको इसको ट्रांसपोजिशन कर देना है, पूरा राइट साइड में भेज देंगे तो माइनस का आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्क करना है, रूट हटा देना है आप लोगों को। इसमें एक नॉनसेंस फैक्टर है, यानी एक ऐसा गुणनखंड है जो इस सवाल के पूरे रुत को बिगाड़ रहा है, वही नॉनसेंस फैक्टर जिस समय कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो फिर इसका आसानी से अवकलन करके आप निकाल सकते हो। वर्क ये देखिए जरा, वर्क समझाते हैं आप लोगों को। तो पहले x है तो x का वर्क करेंगे एक्स स्क्वायर, इससे अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस चिन्ह वैसे भी खत्म हो जाएगा, और इसके बाद 1 प्लस एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर का वाई से होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ में आप लोग वाई स्क्वायर पक्षांतर करके लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई है ये प्लस का है और इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको फार्मूला जो हम लोग बीजगणित में जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार होता है ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। इस फार्मूला का यूज करके आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से दोनों से एक्स वाई कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई। अब एक पद ये बनेगा, एक पद ये है, इन दोनों पद से टर्म से एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा। तो जब एक्स माइनस वाई कॉमन होगा तो यहाँ पर ये पूरा रह जाएगा एक्स प्लस वाई ये है, और प्लस यहाँ पर एक्स वाई रह जाएगा ये है, इस प्रकार से। अब देखिए जो हम चर्चा कर रहे थे कि अब देखिए एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो पूरी सवाल की शक्ल ही बदल जाएगी, क्योंकि x बराबर क्या हो जाएगा y, और जिस समय x बराबर y हो जाएगा तो सवाल के क्या हाल होंगे आप यहाँ वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। x बराबर y रख दीजिएगा, फिर देखिएगा क्या होता है, इसलिए ये कभी 0 नहीं होगा। तो फिर ये वाला जो बचा है इसको 0 होना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। इन दोनों से आपने y का कॉमन निकाल लिया और x का पक्षांतर इस साइड किया तो माइनस एक्स आएगा, y इंटू ये है, ये पूरा का पूरा 1/x अपॉन में आ जाएगा। तो ये अब आराम से आप अंश और हर से फार्मूला लगा देंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इतना पहले करना पड़ेगा तब ये जल्दी सेट होगा। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया, ये हर इंटू अंश का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस अंश इंटू हर का अवकलन 1 होगा, और बटे हर का स्क्वायर, ये x और ये x इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस पहले -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कभी कभी आप लोगों को थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसे भी दे सकता है, इसका होल स्क्वायर है तो -1 प्लस एक्स की होल पावर -2 ऐसे भी लिख सकता है, तब भी आप समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा समय
खराब करा देते हैं। तो पहले इस सवाल के बारे में कंप्लीट समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये आप लोगों को जो तिर्यक ऊंचाई एल दे रहे हैं, जो इसको कहलाता है तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट, ये आप लोगों को दिया गया है। तो स्लैंट हाइट अगर दे देगा तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट नंबर पूरे सवाल में चलेगा। ये दे रहा है, जो चीज़ दे देता है यहाँ पर वो कांस्टेंट नंबर हो जाता है। दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन, अब ये आयतन को महत्तम करना होगा वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण हमने पहले से बना रखा ये अल्फा होता है। कह रहे हैं tan इनवर्स √2 है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर करना है, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है, उसके आधार की त्रिज्या r है और उसकी लंब ऊंचाई h है। ये पहले ही आपको मानना है पूरे सवाल में, क्योंकि तीन चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बता दें कि शंकु का सवाल अन्य सवालों से कुछ कठिन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे बेलन का क्वेश्चन आता है अगर आप लोगों के पास, तो बेलन में होता क्या है कि r होता है और h होता है, दो चर होते हैं बस। तो आप लोग जब इसका आयतन लिखें या वक्र पृष्ठ लिखें तो आर एच में ही लिखते हैं, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो जाता है, तो उसको गायब करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर ये शंकु के केस में है तो यहाँ पर आर हो गया, एल हो गया, एच हो गया, तीन वेरिएबल आते हैं, तीन चर आते हैं, तो इसको थोड़ा विलोप करना कठिन होता है। शंकु के सवाल को आप स्पेशली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमेशा ये आप लोगों को थोड़ा सा बेलन से तो कठिन मिलेगा ही। ऐसे ही समकोण त्रिभुज जब होता है, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं ए बी सी, तो इसमें भी तीन भुजाएं होती हैं, इसलिए इसका भी क्वेश्चन आपको कभी मिलेगा तो ये भी कठिन मिलेगा, याद रहे। यानी कोई भी अगर फंक्शन दिया गया है वो जितने ही वेरिएबल का हो जाएगा एक्स वाई जेड, उतना ही वो कठिन होता चला जाता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, कठिन से हम लोग कैसे आसान बनाएंगे उसको ध्यान रखना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, इस चीज को दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो ये आपको तिर्यक ऊंचाई दे रहा है, तो हमने तिर्यक ऊंचाई l मान लिया है, बाकी ये दो चर हैं, अब ये बदलेंगे। तो कह रहे हैं महत्तम आयतन वाले शंकु का अंशीष कोण ये होता है, तो आयतन महत्तम होगा। अब देखिए एक चीज दे दी है, मान लीजिए कि ये चीज आपको दे दिया, ठीक है ना। अब ये चीज दे दी है मतलब यहाँ से लेकर के ये लंबाई आपको फिक्स कर दी है 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब आप ही लोग जरा बताओ, ये 10 की फिक्स है, एक लाठी है 10 सेंटीमीटर की, और इसको आप लोग अगर चेंज करोगे आर को, ये फिक्स है, आर को अगर बढ़ा दोगे तो ये 10 की तो रहेगी ना। तो आर को बढ़ाने से होगा क्या कि ये जो है थोड़ा सा ऊंचाई इसकी कम हो जाएगी। अब देखिए आर को बदलने पर एच में भी परिवर्तन आता है, इसलिए दोनों फंक्शन होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आर और एच एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और जब तक ये दोनों इसमें रहेंगे तो आप अवकलन नहीं कर सकते हैं। पहले आपको पूरे चीज को एक ही चर में बनाना होगा। अब समझते हैं महत्तम आयतन, आयतन को महत्तम दिखाना है तो तुरंत आप इसका फार्मूला रख लीजिए। शंकु का आयतन का फार्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने वो बताया गया है अभी कि अगर आर बदलेगा तो एच भी बदलेगा। अब दोनों एक साथ चर वैल्यू हो गए, तो या तो अवकलन एच के सापेक्ष करो या आर के सापेक्ष करो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको दिक्कत पड़ेगी। तो आप लोग इसमें से पता है पहले या तो आर के पदों में लाओ या फिर एच के पदों में लाओ। जरूरी नहीं है कि आप, हम अगर आर में दिखा रहे हैं तो आप एच में नहीं ला सकते, आप दो में से किसी एक को विलोप करो। और ये विलोप कहाँ से होगा? जो चीज दिया होता है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दी गई थी वहां से। तो अब हम लोग जो है जानते हैं एक फार्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से एच को हम विलोप कर रहे हैं तो यह जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर एच की वैल्यू अगर आप लोग निकालते हो तो ये बन जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप ही लोग बताओ जरा, अंडर रूट यहाँ रख देंगे तो वो खतरा पंगा हो जाएगा, क्योंकि एच की जगह अगर रख रहे हैं ना तो ये बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और फिर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ भी आ रहे यहाँ भी आ रहे, तो ये फर्स्ट सेकंड आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग ने पहले ही ये जो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दिया था, इसका हम लोग अवकलन कर देंगे ताकि ये एच स्क्वायर बन जाए और एच स्क्वायर का पूरा मान हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए जरा इस सवाल को थोड़ा सा और बताते हैं, इतना तो समझ में आएगा कि वैल्यू रख लिया जाएगा। अब कह रहा है अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, tan इनवर्स √2 है। अब ये चीज लास्ट में हम लोग करेंगे, पहले देख तो लें कि आयतन महत्तम है कि नहीं है। अगर आयतन महत्तम होगा तभी ये निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर अल्फा आपको बताया गया कि ये दिया गया है अल्फा,
चाहे इधर साइड का ले लीजिए चाहे इधर साइड का। तो अल्फा अगर यहाँ पर हम tan अल्फा लगाएं तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात ये r बटे h। अब ये चीज आप लोग माइंड में नोटिस करे रहिएगा, बाद में इसी को वैल्यू हम निकालेंगे। और कैसे निकालते हैं जरा गौर करिएगा, r बटे h का मान निकालेंगे तो यही आएगा √2, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सवाल के आगे प्रोसेस पर। अब देखिए जरा, आप लोगों ने यहाँ पर रख दिया वैल्यू, एच स्क्वायर का मान है, आपको पता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लोग जो ने जब निकाला एच स्क्वायर की वैल्यू तो मिलेगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी। अब एल तो दी गई चीज है ना, कांस्टेंट है, हमने पहले ही बताया था एल दिया गया है, कांस्टेंट है। तो अब आर की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सोचो जरा, अगर अंडर रूट में ही रख देते तो मल्टीप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और ये आर की पावर 4 का गुणा कराएंगे तो एल स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 4 और ये आर की पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर और आर की पावर 4 का, ये आ गया। अब आपको पता है कि ये जरा, अब देखिए जरा, आयतन का स्क्वायर हुआ है तो एक थ्योरम होता है, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, स्क्वायर हम कर सकते हैं कि जब ये वी स्क्वायर हम लोगों ने जेड मान लिया है, तो जब वी स्क्वायर महत्तम या न्यूनतम होगा तो उसी समय वी भी महत्तम या न्यूनतम होगा। अगर वी स्क्वायर महत्तम है किसी मान के लिए तो वी भी उसी मान के लिए महत्तम होगा। अगर वी स्क्वायर न्यूनतम है किसी मान के लिए तो उसी मान पर वी भी न्यूनतम होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर शो करनी है। तो बात ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छे बच्चे सभी ध्यान रखेंगे, लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि जब भी वी स्क्वायर महत्तम होगा तब वी भी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होगा, ठीक है ना। तो अब इसको जो है प्रोसेस करते हुए अवकलन आते हैं। तो अवकलन बहुत आसान है, इसका आप लोग जैसे ही अवकलन करेंगे, ये इसका अवकलन हो रहा है, यहाँ तक समझ चुके हैं। तो 1/9 पाई स्क्वायर लिया जाएगा और एल स्क्वायर और आर की पावर 4 है तो इसमें हो जाएगा 4r क्यूब माइनस आर की पावर 6 है तो 6r की पावर 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करते क्या है कि कुछ कामन दामन तो नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक बार और करना है, तुरंत एक बार और अवकलन कर देंगे, सही सेटिंग करके किया गया है। तो एक बार और करेंगे तो d2 dr2 ऑफ z इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर 4l स्क्वायर इंटू, और ये जो r क्यूब है तो इसको हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 30 r की पावर 4, ये जो है 6 और 5 है तो r की पावर 5 से करेंगे तो 30 ही आ जाएगा, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव। और 4 3 12 l स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 30 r की पावर 4, इस तरह से ही आ जाएगा। अब आपको पता है कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पहला जो डेरिवेटिव होता है, ध्यान रहे सभी लोगों को, हमने ये निकाला है, इस चीज को 0 के बराबर करने जा रहे हैं। मतलब 1/9 पाई स्क्वायर 4l स्क्वायर आर क्यूब माइनस 6r की पावर 5 इज इक्वल टू 0। देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ पूरा कंप्लीट। अब इसको 0 करेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम कॉमन निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से 2r क्यूब कॉमन निकल जाएगा, तो 2 यहाँ 2 बचेगा और यहाँ l स्क्वायर बचेगा, r क्यूब निकल चुका है, और उसके बाद माइनस 6 से 3 बचेगा और r की पावर 2 किया जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1/9 पाई, ये कभी 0 होता नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो सकता था, यानी 2r क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा सोचो जरा, अगर 2r क्यूब अगर 0 ले लेते हो तो आर क्यूब बराबर भी 0 आएगा। 0 तभी आ सकता है जब r बराबर 0 होगा। आपको शंकु का क्वेश्चन दिया गया है और उस शंकु में सोचो जरा, अगर त्रिज्या ही शून्य हो जाएगी तो आपके पास केवल डंडा के अलावा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए जो है आप लोग इसको 0 नहीं करेंगे, अर्थात ये भी चीज 0 नहीं होगी। तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों का गुणनफल 0 है। तो यहाँ से 2r स्क्वायर इज माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3r स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 2l स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर चूंकि वेरिएबल है बच्चों, r वेरिएबल है, चर है, इसलिए r का ही मान आपको निकालना होगा। r स्क्वायर बराबर ये चीज निकल करके आई है 2l स्क्वायर बाई 3, इसको भी माइंड करिएगा, और r बराबर ये है, तो हमने ये वैल्यू निकाल लिया। अब आपको पता है कि देखो l दिया गया है, तो यहाँ पर जो r है वो चर है, तो चर का मान दिए गए चीजों के पदों में निकाला जाता है, तो ये निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसी मान पर सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, d2 dz2 सॉरी डी x क्या है dr2 ऑफ v, मतलब आयतन का z माना था ना हम लोगों ने, तो इसको सेकेंड डेरिवेटिव जो हमने किया था ये वाला, मतलब इसमें से r की वही वैल्यू जो हमने निकाली है रखेंगे। तो संयोग बस ये सवाल में थोड़ा सा और भी सरलता हो गई है, क्योंकि जो r स्क्वायर का मान है, ठीक से देखें आप, r स्क्वायर का मान जो निकल के आ रहा है 2l स्क्वायर बाई 3, तो यही पूरा का पूरा रख दिया जाएगा।
जो सेकेंड डेरिवेटिव है, आपको फिर से दिखाते हैं कहाँ निकाला है हमने। ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसमें से 1/9 पाई स्क्वायर 12 एल स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर है, आर की पावर 4 है, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर का कंप्लीट वैल्यू पता है और आर की पावर 4 निकाल सकते हो उसका, और एक बार आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख करके और वैल्यू रख देंगे। तो चलिए जरा रख करके दिखाते हैं। तो देखिए जरा, ये सेकेंड डेरिवेटिव में 2l स्क्वायर बटे 3, ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी यहाँ पर रख दिया गया है 2l स्क्वायर बटे 3, और देखिए यहाँ 2l स्क्वायर बटे 3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो r की पावर 4 आएगा, तो हो जाएगा 4l की पावर 4 बटे 9, यही यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो अब इसका जो है और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12 दूनी 24, एल की बात काटते पीटते नहीं है, काटना पीटना तो बहुत बात नहीं करते हैं, तो 24 और ये एल स्क्वायर एल की पावर 4 बटे 3 और माइनस 3 चौको 12, 120 ये जाएगा। अब आप लोग इसको कैलकुलेट अगर करते हो, एलसीएम लेते हो 9 का, तो 24 से 72 होता है, 72 एल की पावर 4 माइनस 120 बन जाएगा एल। तो आपको अगर 72 एल की पावर 4 में 120 एल की पावर 4 अगर घटाओगे तो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, हमको इससे मतलब होता है। आपको पता है कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर माइनस का आ जाता है तब फिर ये फंक्शन मैक्सिमा शो करता है। तो बताइए जरा, आर के इस मान पर ये मैक्सिमा हुआ या नहीं हुआ? वी स्क्वायर बराबर जेड का मान उच्चिष्ट होगा। अब मुझे बोल रहा था आयतन को महत्तम करने के लिए बोल रहा था, तो महत्तम आयतन तो हो गया। अब लास्ट वाला रिजल्ट आपको ध्यान होगा कि टेन अल्फा बराबर क्या हमने अभी वहां पर बताया था, आर बटे एच, ऐसा लाना है, आर बटे एच में लाना है। अब यहाँ वेरिएबल का कोई मीनिंग नहीं रहा, अब आप लोग इसको सिंपली एल हटाना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए इसको हमने कुछ तरीके भी होते हैं करने के, तो आप लोग ये फार्मूला तो जानते हो ये है। अब आपको लाना क्या है, आर बटे एच, यानी एल यहाँ से हटाना होगा। तब आप लोगों को जो ये वैल्यू दी गई है ना, आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, आर स्क्वायर बराबर 2l स्क्वायर बटे 3, तो यहाँ से एल स्क्वायर का मान निकाल लें, या ऐसा करो क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो 3r स्क्वायर बराबर 2l स्क्वायर आएगा। तो अब आप 2 से मल्टीप्लाई इसमें करा दें, क्योंकि 2l स्क्वायर पूरा दिया है, काय के लिए अपॉन में जो है करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें क्या है, तो 2l स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यहाँ से 2l स्क्वायर हटा दो, 2l स्क्वायर बराबर कितना, 3r स्क्वायर यहाँ पर रख दिया। अब ये 2h स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, अब ये जाएगा इधर पक्षांतर होकर के इसमें घट जाएगा, तो r स्क्वायर बचेगा केवल, और इसके बाद बराबर 2h स्क्वायर। तो r बटे h लाना है, तो r बटे h लाएंगे तो देखो करते करते कहाँ तक मिल गया, √2 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। और r बटे एच शुरुआत में बताया था, याद रखना, तो r से टेन अल्फा, तो यहाँ से अर्ध शीर्ष कोण सिद्ध हो जाएगा इसका tan इनवर्स √2। इस प्रकार से है आंसर। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि y बराबर x और y बराबर √x, दो वक्र दिए गए हैं, y बराबर √x तथा y बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। तो पहले आप बिल्कुल अच्छे से ये समीकरण लिख लेते हैं। तो y बराबर √x दिया, या y स्क्वायर बराबर x कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये y स्क्वायर बराबर 4ax कैटेगरी का है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, परवल है। और y बराबर x सरल रेखा है जो मूल बिंदु से जाती है और धन x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। तो सबसे पहला काम यही होता है एरिया बाउंडेड दी कर्व में कि इन दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, हल कर लेंगे। मतलब यहाँ से x का मान y है या y का मान x है, तब आप लोग y का मान x यहाँ पर रख देंगे, तो जाएगा x स्क्वायर बराबर x, पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, फैक्टर करेंगे x कॉमन निकालेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, और x बराबर 0 और x बराबर, x के दो मान निकल के आएंगे। x के इन दोनों मानों के लिए y के भी मान निकाल लेंगे किसी भी कर्व में रख करके। जब x बराबर 0 तो चाहे जिसमें रख दीजिए आप, y बराबर x में ही रख लो, जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, तो एक बिंदु मिल जाएगा o 0,0, दूसरा x बराबर 1 तब y बराबर 1, तो ये बिंदु मिल जाएगा 1,1। अब इन दोनों वक्रों से घिराओ, ऐसा क्षेत्रफल जो इन दोनों वक्रों से घिरा हो, तो हमें तो लगता है कि वो ये वाला एरिया है। आपको कौन सा लगता है, जरा थोड़ा सा गौर करिए, आपको कौन सा एरिया लगता है कि कौन सा आएगा? हमें तो लगता है कि दोनों वक्र होंगे, इसमें से ये परवल है जो ग्राफ बना हुआ है, उसके बाद जो ये सरल रेखा है, इन दोनों में यही बंद होगा एरिया। तो इतना एरिया निकालने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि एरिया निकालते हैं OMABO, ये OMABO, पहले ये एरिया निकालेंगे और उसमें से घटा देंगे किसको, OMACO, इसको घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ये जो OMABO
इसका एरिया अगर आप लोगों को निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे कि एक एलिमेंट्री स्टेप लेंगे। ये एलिमेंट्री स्टेप है, पूरे एलिमेंट्री स्टेप की ब्रेथ जो होती है वो dx होती है और इसकी लंबाई y होती है। तो इस एलिमेंट्री स्टेप का जो क्षेत्रफल होता है y इंटू dx हो जाएगा इसका। और उसके बाद अगर इस एलिमेंट्री स्टेप को एक्सपेंड करें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। अर्थात इसको जो है हम जीरो से लेकर के कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तक। और उस समय आप लोग देखेंगे कि ये जो पैराबोला है, परवलय है, इसी से ये घिरा हुआ है। तो अर्थात यहाँ पर y की जगह वही परवलय से निकालेंगे वैल्यू, जो ये परवलय का जो समीकरण y बराबर जो ये रूट x आप लोगों को दे रहा है यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट x भाई। इसी में तो एलिमेंट्री स्टेप टच कर रही है इसका, देखिए जरा ये कौन है यहाँ पर टच कर रही है। तो ये हो जाएगा 0 से 1, अर्थात यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्री स्टेप को फैलाना है 0 से 1 तक। और इसमें y की जगह हो जाएगा अंडर रूट x dx बराबर। और उसके बाद फिर OMA इसका निकालेंगे। ये काल्पनिक यहाँ पर डेट डेट डैश डैश करके रखेंगे क्योंकि यहाँ पर का एरिया घट रहा है, इसलिए एलिमेंट्री स्टेप डेट डैश रहेगी। तो यहाँ से आपको y यानी अब ये जो डैश डैश वाली है तो यहाँ पर कहाँ टच हो रही है, इस लाइन के ग्राफ पर। तो ये आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। हसमुख सवाल आया हुआ है, बहुत कम नंबर। अंडर रूट एक्स को आप लोग लिख सकते हो x की पावर 1/2 और इसका जो इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है तो आपको पता है x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 ये आ जाएगा। यहाँ से 3/2 हो जाएगा, यही है जानते हैं 3/2, तो 2/3 बन जाएगा। अपर लिमिट लगाएंगे इसमें तो भाई 3 ये तो बाहर हो जाएगा। उसके बाद पहले 1 होगा तो 1 आ जाएगा, -0 तो 1 -0, इसमें 1/2 बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ 2/3 माइनस 1/2 है, हल करने पर आपको मिलेगा 1/6 और ये लिखना कोई भी नहीं भूलेगा वर्ग मात्रक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये है कह रहा है कि 3 बिंदु आपके पास है। ए है 2,2,-1, बी है 3,4,2 और इसके बाद सी है 7,0,6। अच्छा, इसमें से कहीं आंसर तो दिया नहीं गया है तो आप कैसे चेक करोगे भाई, इसका आंसर चेक हो जाएगा ना। आपको लास्ट में बताते हैं कि कैसे इसका आंसर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x1 y1 z1 हमने पहला पॉइंट मान लिया है, दूसरा है x2 y2 z2 और तीसरा है x3 y3। कह रहे हैं इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आपको बता दें कि वैसे तो आप लोग के पास एक फार्मूला जो होता है 3 बिंदु जिनके सदिश दिया होता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, याद करो जरा, वेक्टर में होता है इसके 3 बिंदु हैं, उनसे जाने वाले समतल का समीकरण। तो या तो आप लोग इन तीनों बिंदुओं को स्थिति सदिश के रूप में लिख दो, यानी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, 7i कैप प्लस 6k कैप। इस तरह से अगर आप लोग लिख लेंगे तो आप लोग वो लगा सकते हैं क्रॉस क्रॉस करके, RBC ABC आपने याद किया होगा, लेकिन हमको इसको कुछ अलग तरीके से बताने जा रहे हैं। तो इसमें से आप लोग क्या करेंगे कि 3 बिंदु आपके पास हैं, इससे होकर जाने वाले समतल के समीकरण का ये फार्मूला याद रखेंगे। x y z1 पहले यही होगा, फिर इसके बाद 3 बिंदु में से x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1। अब ये 4/4 का सारणिक मिलेगा, 4 × 4 का, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें से सबसे पहले करते क्या है, वैल्यू रखते हैं। चलिए जरा वैल्यू रख देते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपके पास है ए है 2,2,-1, देखो जरा ये तो पहला वही रहेगा, x y z1 है तो यहाँ पर x y z1 ही है, 2,2,-1 1 ये आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो बी आपको दे रहा है ये है, ये पॉइंट लिया है हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी 3,4,2, 2 1 है, ये हो जाएगा 7,0,6 1। अब आपको पता है कि अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो इसमें 3 जीरो लगातार ढूंढ लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, घटा दिया, R1 चेंजिंग टू R1 माइनस R2, R2 चेंजिंग टू R2 माइनस R3 और R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R4, और ये क्रम से किया। जब इसमें से पहले वाले में से इसको अगर आप लोग घटाओगे तो ये वाला इधर घटेगा तो x माइनस 2 आ जाएगा, उसके बाद y माइनस 2 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ z प्लस 1 हो जाएगा, और ये वाला जब इस पर घटेगा तो 0 हो जाएगा। 2 में से 3 घटेगा तो -1 आएगा, 2 में से 4 घटेगा तो -2 आएगा, -1 में से 2 अगर घटेगा तो 3 आ जाएगा, इसके बाद ये जो है 0 आएगा, देख रहे हैं। इसके बाद ये है 3 में से 7 घटेगा -4,
इसके बाद फिर ये तो 4 ही आ जाएगा, 6 2 में से 6 घटेगा तो -4 0। अब इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखें, जब आप इस प्रकार से ऐसे और इस प्रकार से अगर कट करते हो तो जहाँ पर ये कॉर्नर होता है इसका चिन्ह और ये चीज़ 1 होनी चाहिए, ये तो आप कंपलसरी, अगर 1 नहीं है तो कॉमन के रूप में बाहर निकाल लो पहले, और यहाँ का चिन्ह देखना होता है। चिन्ह देखने के लिए आप लोगों को बता देते हैं, एक फार्मूला होता है -1 की पावर r प्लस सी, किसी भी के लिए होता है 2/2 3/3 4/4, किसी का भी चेक करना है तो इससे आप लोग, r का मतलब होता है नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या, दूसरा होता है नंबर ऑफ कॉलम अर्थात स्तंभों की संख्या। तो -1 की पावर, अब देखिए चौथी पंक्ति में है, चौथे स्तंभ में है, तो 4 + 4 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 8 4 4 8, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब +1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कट कर दो। फिर इसके बाद जब ये कट हो जाता है तो 3/3 का ऐसे बचेगा, मतलब क्या बचा यहाँ पर x - 2 y - 2 z + 1, देखिए ये लिखा हुआ, इसका -1 -1 -3 है, -2 -3 है, और -4 4 -4 है। तो यहाँ से अब आप लोग क्या करें, -4, देखो 4 निकला तो 4 इससे निकाल लो, कॉमन निकाल सकते हो, इससे माइनस का निकाल लो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यही किया है, यहाँ से -1 और 4 निकालिए तो x - 2 और ये बचेगा। अब इसके बाद आपको बता दें 2 0 अगर और लगातार ढूंढ लेते हो तो फिर ये भी छोटा हो जाएगा, तो C1 चेंजिंग टू C1 + C2, अर्थात ये जो C1 है कॉलम में अब कर रहे हैं तो C1 में से C2 को जोड़ देंगे। देखिए x प्लस कितना है, ये अगर इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, x + y - 4 ये आ जाएगा, और इसके बाद ये वाला अगर जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा, और अगर मान लीजिए ये वाला थर्ड वाला अगर जुड़ता है तो 0 आ जाएगा। अब ये वाला जुड़ेगा तो y + z - 1, ये वाला जुड़ेगा इसमें तो हो जाएगा 5, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 0, और बाकी वही है, 2 0 फिर लगातार है। इसका चिन्ह कैसा होता है, पहले हमने कहा था 1 होना चाहिए, नहीं तो कॉमन निकाल लो, तो -1 बाहर जाएगा तो देखिए +4 हो जाएगा, -1 जैसे भी आ रहा है तो +4 यहाँ पर हो जाएगा, ये +4 हो गया, और उसके बाद फिर ये जो है प्लस, इसका साइन भी प्लस होता है, देखो -1 की पावर, और ये तीसरे में है, तीसरे पंक्ति में तीसरे कॉलम में है, तो ये हो जाएगा 3 + 3 अर्थात 6, यानी 1 आ जाएगा प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकल। अब ये बचा, अब तो सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करा लो, गुणा करा दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं तो 5x + 5y - 20, यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद 3y + 3z - 6 यहाँ पे आएगा, बीच में माइनस होता है आपको पता ही होता है, 5x में से है ही नहीं कोई तो 5x ही आ जाएगा। उसके बाद जो है 5y है, y वाला भी यहाँ है, ये है देखो 3y कट जाएगा, +2y, उसके बाद 3z वाला है तो -3z, माइनस का 20 और प्लस का 3, 17 माइनस के ये बचेंगे। तो फाइनल जो इक्वेशन निकलेगा वो निकलेगा 5x + 2y - 3z बराबर -17, ये हो जाएगा समतल का समीकरण का आंसर। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, r डॉट 5i कैप + 2j कैप और -3k कैप बराबर 17, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। अगर चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, इतनी मेहनत किया है तो जो बिंदु आपके पास थे, हमें लगता है ए बिंदु 2, 2, -1 है, तो यहाँ रख के देखो जरा, 5 × 2 + 2 × 2 और -3 × -1, और इसका माइनस का 17 बराबर 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, -17 बराबर 0, 10 और 4 14, 3 17, -17 बराबर 0 हमने एक बता दिया है। और बाकी के बिंदु वो भी देखने पड़ेंगे, आवश्यक है, एक को संतुष्ट कर रहा है तो बाकी के भी आप लोग रख करके देखिएगा, हमने रख करके चेक किया है तो आ रहा है, आप भी चेक करिएगा, आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी चेक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत इसका z = दे रहा है आप लोगों के पास 50x + 15y, इसका आप लोगों को निकालना है अधिकतम मान। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप लोगों को हमेशा यही कर बताया गया है कि सबसे पहले जो असमिकाएं आपके पास दी गई हो उनको आप लोग लिख लेते हैं। असमिकाएं 5x + y ≤ 100 पहली है, दूसरी x + y ≤ 60 ये है, और बाकी ये जो दे रहा है ये कोई फैशन में नहीं देता, इसका एक रीजन होता है, कह रहा है x > 0 y > 0। ऐसी जगह आप रहो जहाँ पर x का भी वैल्यू धनात्मक होता है, y का भी वैल्यू धनात्मक होता है, तो वो पहला चतुर्थांश होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आपको इसी एरिया में रहना है, और यहाँ 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 कहीं नहीं जाना है, ग्राफ इसी में देखना है, ठीक है ना, ये कहता है कुछ नहीं।
आपको बताया गया है कि इसमें सबसे पहले आप जो समीकरण दी होती हैं तो उसको समीकरण के रूप में लिख देंगे। स्टेप भी बढ़ जाते हैं, देखो अगर मान लो पूरा नहीं हुआ तो स्टेप तो बढ़ ही रहे हैं। तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको बताया ग्राफ बनाना है तो अंतःखंड रूप में बदल देंगे, 100 से भाग कर देंगे इसमें, तो 5x बटे 100 प्लस वाई बटे 100, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, x बटे 20 प्लस वाई बटे 100 बराबर 1। ये पहली रेखा हो गई और इसका तुरंत ग्राफ बना लेंगे। भाई हमने आप लोगों को बताया यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिया है 20, ये थोड़ा नीचे चला गया है। इसको जो है सही अगर करें तो कैसे करेंगे, 1 मिनट जरा, 1 मिनट इसको सही करके चेक करते हैं, मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है, इसमें से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर है 20, ये 20 है, और यहाँ पर है 40, और ये है 60, ये है 80, 100, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही हो जाएगा x अपॉन 20 प्लस वाई अपॉन 100 पहले आ गया, तो इसका एक ग्राफ बना देंगे इस प्रकार से। तो मान लीजिए कि जैसे ये x अक्ष पर 20 काट रही है, ये वाला है, तो x पर 20 ये पहली वाली के लिए बना रहे हैं, और y पर 100 है, ठीक है ना, x पर 20 और y पर 100 है। तो ये हो जाएगा 100,0 और ये हो जाएगा 20,0। पहले इसका ग्राफ बन गया, तुरंत देखिए ग्राफ बन जाता है अंतःखंड रूप में। और दूसरा समीकरण आपके पास जहाँ देखिए हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू इनइक्वलिटी है ये, तो इसको इक्वलिटी बनाएंगे तो ये जो हो जाएगा कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 60 ये आ जाएगा, और ये x बटे 60 जब अपॉन में लाएंगे तो y बटे 60 बराबर 1 ही हो जाए। तो इसका भी बड़े आराम से ग्राफ बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर x बटे 60 प्लस वाई बटे 60 बराबर 0, तो उसका मान लीजिए कि ग्राफ ये है, तो ये 60 कॉमा कितना हो गया, 0 हो जाएगा ये, इस तरह से। तो अब आप लोगों को करना क्या होता है कि दोनों सरल रेखाओं के समीकरणों को हल करना होता है। तो हल करने में पहली समीकरण कितना दे रहा है, देखो ये तीसरा समीकरण है 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो आप लोग तीसरे में से चौथे को घटा दो, वही हमने किया, समीकरण 3 माइनस 4, तो लेफ्ट लेफ्ट घटा दिया, राइट राइट घटा दिया, तो यहाँ से y कट जाएगा और x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना बी, ये ध्यान रखिएगा, ये 10,50 यहाँ पर निकल रहा है, ये थोड़ा सा चित्र मतलब इधर उधर खिसक गया, बाकी और कुछ नहीं। और उसके बाद देखो अब आपको करना क्या है, प्रच्छेद बिंदु निकल आएंगे जब, तो एक मिलेगा, ये रीगन निकालना है। और दोनों देखिए असमिकाएं देखते हैं, रीगन के लिए आप लोग देखते हैं कि दोनों में मूल बिंदु अगर रखेंगे दोनों संतुष्ट करेंगे, अर्थात दोनों के नीचे वाला हिस्सा लेना, इस लाइन के भी नीचे साइड में रहना चाहिए और इस वाली लाइन के भी नीचे साइड में रहना चाहिए। तो आप एक एक का अगर लेकर के बनाएंगे तो आप लोगों को ये वाला जो है रीगन मिल जाएगा, जिसके कोने बिंदु होंगे पहला 0 0, दूसरा 20,0, तीसरा 10,50 और चौथा मिलेगा C 0,60। ये 3 4 मिल जाएंगे, तो रख करके आप लोग निकाल सकते हो। हमने यहाँ रख करके दिखाया 1250 और मैक्सिमम हो रहा है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका, कह रहा है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इसको स्पर्श करती है। तो दिए गए वक्र का जो समीकरण है वो ये है y प्लस 2 बटे एक्स माइनस 3। अब देखिए प्रवणता 2 वाली, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता दें कि अगर वक्र है और कुछ नहीं है तो सबसे पहले इस वक्र पर ये बिंदु आप लोगों को मानना पड़ता है। तो आप लोगों को माना स्पर्श बिंदु x, y है। चूंकि ये ऐसा बिंदु होता है जो वक्र पर भी होता है और इस रेखा पर भी होता है, इसलिए ये दोनों को संतुष्ट करेगा। तो हम लोगों ने वक्र पर संतुष्ट करा दिया है। जो ये वक्र का समीकरण दिया था हमने ऐसा बना लिया, 2y बराबर -2 बटे एक्स माइनस 3। तो यहाँ x1 y1 रख दिया जाएगा, इस पे x1 रखेंगे, इस पे y1, तो y1 बराबर हो जाएगा -2 बटे x1 माइनस 3। ये समीकरण हेल्प करेगा जब आप लोगों को x1 का मान प्राप्त हो जाएगा तो y1 का मान निकालने के लिए। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि x1 निकल आया तो y1 यहाँ से निकलेगा। तो अब हम लोग करते क्या है कि प्रवणता, अब देखिए जरा इस बिंदु पर हमने स्पर्श बिंदु अगर x1 y1 माना है तो आपको पता है कि x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ddx ऑफ y x1 y1 बराबर 2, ये आपको दे रहा है, पहले से दे रहा है। इसको आप कोई समीकरण मान सकते हो या जहां पर आए उसको यूज कर सकते हैं। प्रवणता 2 आपको पहले से ही दिया है, कह रहा है उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती है। अब इसका मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को वक्र का अवकलन करना होता है। वक्र का अवकलन करने पर आप लोगों को स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाती है, ठीक
है ना, वक्र का अवकलन किया। उसके बाद आप लोग इससे डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लेते हो। उसके बाद फिर जो बिंदु होता है डी डी एक्स ऑफ वाई x1 y1 वो रख करके प्रवणता निकाल लेते हो। और इसके बाद फिर लास्ट में स्पर्श रेखा के लिए फार्मूला लगा देते हो y माइनस वाई वन बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये प्रवणता ही है एम एक्स माइनस होता नहीं, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, इस प्रकार से। तो यहाँ से x1 वाई वन और x माइनस एक्स वन ये फार्मूला लगा देते हैं। प्रवणता दी गई है, हमें बिंदु चाहिए, बिंदु इंपॉर्टेंट है, बिंदु निकालने के लिए ही हम ये सब परिश्रम कर रहे हैं। इसके बाद जो वक्र दिया गया था y बराबर माइनस 2/x माइनस 3, इस वक्र का हम लोग अवकलन कर देते हैं। y का अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा, माइनस हमने ये वाला जो है बाहर ले लिया, और इसके बाद वही अवकलन अगर इसका किया जाए डी डी एक्स ऑफ 1/x का, तो आप जानते हैं माइनस 1/x² होता है, तो माइनस 1/x², यही कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा और 2/, ये आ जाएगा। अब इस बिंदु पर निकाल लिया जाएगा जो बिंदु दिया गया है डी डी एक्स ऑफ वाई x1 y1, इस पर वैल्यू आप लोगों को 2 दी गई है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 ये है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी वही है, x की जगह x1 और y की जगह y1। तो अब आप लोगों को जो है यहाँ 2 से 2 काट देंगे तो एक बचेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करा लेंगे, अपॉन में 1 ले करके इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 1, फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया जाएगा, x² प्लस 9 माइनस 6x बराबर 1, और 1 इधर आएगा तो प्लस का 8 बचेगा, बाकी ये इसका गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर करके x1 की वैल्यू निकालेंगे। फैक्टर तो सिंपल है, आप लोग कर लोगे, माइनस का 4x माइनस 2x, इससे x1 कॉमन, इससे 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 ये बन जाएगा। तो x1 के 2 मान आएंगे, एक 4 और एक आएगा 2, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसी समीकरण पर, जहां पर हमने पहले बताया था, याद रख लीजिएगा, ये जो समीकरण आपके पास है इस पर ये आपको वैल्यू x1 आ गया है तो y1 यहाँ से निकालेंगे। याद रखें 2/x माइनस x1 माइनस 3 है, तो जब x1 बराबर 4 होगा तब y1 बराबर माइनस 2, और उसके बाद x1 बराबर 2 है तो y बराबर 1। बिंदु बनेंगे 4 माइनस 2 और 1 है 2 मतलब कुल मिलाकर के जो ये वक्र आप लोगों को दिया गया है, इस पर ऐसे 2 पॉइंट हैं जहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 हो जाती है। तो अब बिंदु भी आपके पास है 2, जो निकले हैं 2 अभी निकाले हैं, उन पर स्पर्श रेखा के समीकरण का फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए इधर स्पर्श रेखा का फार्मूला आप जानते हैं, y माइनस वाई वन बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये प्रवणता आपको 2 दी गई थी तो फालतू में दोबारा नहीं निकालेंगे इसलिए। और पहला बिंदु आप लोग ले रहे हो कौन सा, 4 माइनस 2, तो y की जगह माइनस 2, y1 की जगह माइनस 2 रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 बराबर 2x माइनस 4, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 8, और इन दोनों चीज़ों को y और 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0, पहला ये आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा भी बिंदु आपके पास है 2, तो इस बिंदु पर भी आपको निकालना है, तो फार्मूला वही होगा y माइनस 2 बराबर 2x माइनस 2, यही आ जाएगा, प्रवणता इसकी भी 2 है तो y माइनस 2 2x में, इस तरह से ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोलता है क्या, कह रहे एक थैली में 4 सफ़ेद तथा 6 लाल गेंदें हैं और उस थैली से यादृच्छिक 4 गेंदें निकाली जाती हैं, सफ़ेद गेंद की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वैसे आप लोगों को दिखा देगी, ये लगा हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि आप लोग इस पे ऐसा कर सकते हो कि देखो एक एक करके निकाली जाती हैं, प्रतिस्थापन करके निकाली जाती है, और या फिर मतलब उनको जो है निकाल लिया जाता है, रखा नहीं जाता वापस, कई प्रकार से। लेकिन यहाँ पर कुछ आप लोगों से बोल नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो हमने ऐसे किया है, और आप लोग जैसे करना चाहें बता दें। और हमने कैसे किया है ये आप कमेंट करिएगा जरा, क्या सोच समझ के हमने इस सवाल को किया है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आज के वीडियो में इतना ही।